Hi everyone, welcome back to my channel sportscholar.edu. I'm Kanika Rawat and today we are going to study Unit 3 Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. These three terms are very commonly used. ये तीनों ही टर्म को हम रोज़ की ज़िंदगी में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनकी मीनिंग टर्मिनोलॉजीज़ में which we will be understanding in this unit. Since you people are a student of physical education, so तुम्हें ये छोटे छोटे terms, छोटे छोटे words भी बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. So Unit 3, we will be going to cover a few set of topics. We will be understanding first the meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. हम इनके components के बारे में बात करेंगे. Components of physical fitness, components of wellness, components of health related fitness. Before we start off, let me give you a brief gist so as to why we are studying these things. Nowadays if you see जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न करंट सिनेरियो है हम लोगों का, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वी आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, वी आर फीलिंग अ लॉट ऑफ डिप्रेस्ड इन द करंट सिनेरियो ऑफ आवर लाइफ because we have been enclosed in our own homes. We have to work from home, we are not going out that much, we are not socializing that much. So it is the need of the hour that we should start understanding the importance of these things so that we don't lead to any kind of diseases, any kind of mental illnesses, so that we can do our daily course. जो हमारे रोज के काम हैं हम उससे बहुत आसानी से कर लें, without fatigue कर लें. And that's what the first topic is about. It's about the physical fitness. Now, according to Krols, what he said was that it is a successful adaptation of stressors of one's lifestyle. कि हम किस तरीके से जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है हम किस तरीके से उसको अच्छे से पॉजिटिवली वी अडेप्ट टू इट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन आवर ओन फिजिकल फिटनेस. इन अ नॉर्मल लेमैन टर्म वो कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस दे कैन सी इट एक्सटर्नली कि अगर आपकी अच्छी बॉडी है, इफ यू आर वेरी फिट सो यू आर फिजिकली फिट. बट इन द रियल सिनेरियो द मीनिंग ऑफ फिजिकल fitness is not that. It is basically if I adapt to a particular stressors in my one's lifestyle. We'll also discuss about the term lifestyle. So that is considered an individual to be physically fit. Then Webster's dictionary emphasized on the meaning, saying that it is the ability of a person to do a daily routine work without fatigue, moreover to participate in playful activities and still reserve इनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसीज. यानी कि जो भी पर्सन है वो अपना रोज का जो वर्क है, डेली रूटीन वर्क है, ही डज इट विथ ईज, आराम से उसे करता है और उसके बाद भी उसमें इतनी एनर्जी बचती है कि वो अपने एक नॉर्मल चाहे बैडमिंटन खेलने जाना हो, चाहे कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी करना हो, उसको भी बहुत आसानी से करे. और ना सिर्फ ये बल्कि हो सकता है देयर मे बी सम टाइम अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, सो ही शुड बी वेल इक्विप्ड विद दैट. मीन्स वो उस इमरजेंसी सिचुएशन में भी खुद को डालना अच्छे से जानता हो, उसमें डिसीजंस लेना जानता हो, उसमें वर्क करना जानता हो. तो दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी फिजिकली फिट. नाउ इसके अलावा देर आर वेरियस इम्पॉर्टेंस जो एक फिजिकल फिट इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, एक फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है. द इम्पॉर्टेंस आर but before we start off with the importance, I will also emphasize that कितना फिजिकल फिटनेस करने के लिए कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हम लोगों को रोज़ करना चाहिए. इफ़ इट इज़ अ स्मॉल किड, एक टॉडलर है, एक बच्चा है, तो छोटा बच्चा जो इन्फेंट होता है उसको ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए बेसिकली 3 hours पर डे, 3 घंटे. लेकिन वहीं पे अगर ये छोटा बच्चा है जो एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसको ये एक्टिविटी 60 मिनट्स करनी चाहिए और मॉडरेट लेवल पे करनी चाहिए. मॉडरेट से विग्रस की तरफ जाना चाहिए पर डे. हम कहते हैं कि कभी भी हम इंटेंस से एकदम जर्नलाइज्ड की तरफ नहीं आते कि मतलब बिल्कुल ही हमने इंटेंस एक्टिविटी दे दी और फिर हम मॉडरेट एक्टिविटी पे आए. हम हमेशा एक मॉडरेट एक्टिविटी से हम एक विग्रस एक्टिविटी की तरफ जाते हैं. यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं. सो चिल्ड्रंस में ये 60 मिनट्स का होना चाहिए. अडल्ट में हम कहते हैं कि एक हफ्ते में 150 मिनट्स का होना चाहिए. बट देर आर फ्यू रिसर्चेस जो कहती हैं कि अडल्ट्स को भी ये 60 मिनट्स पर डे करना चाहिए. So these are all researches. Researches keep updating and coming up. As and when they'll come, I'll keep updating you people about that.
Now let's begin with the next topic of this unit, which is the importance of physical fitness. क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़ है कि ये हमारा लाइफ स्पैन लॉन्गर करता है. कैसे? क्योंकि जब हम फिजिकल फिटनेस में वी आर इन्वॉल्व, इट रिड्यूसेस एजिंग. ये हमारे जो एजिंग प्रोसेस है, बूढ़े होने का प्रोसेस है, उसको रिड्यूस कर देता है. और रिड्यूस कैसे करता है? क्योंकि जब हम फिजिकल फिटनेस करेंगे, हमारे बॉडी के सिस्टम्स प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे, हमारे को किसी तरीके का कोई रिस्क ऑफ हार्ट, रिस्क ऑफ लंग डिजीजेस, इफ यू डोंट हैव दीज काइंड ऑफ डिजीजेस because of physical fitness, our bones and muscles become strengthened over a period of time doing physical fitness. उनमें बहुत strength आ जाती है. We are mentally stable हैं, we have a very good mental health and mood. We are exercising to control our body weight. हम body weight को control कर रहे हैं. So we don't have any kind of issues like obesity, we don't have overweight issues, we don't have PCODs. ये सारे diseases हैं जो weight increase होने के बाद आते हैं. लेकिन जब हम physical fitness करते हैं तो ये control होने लगते हैं. तो जब ये सारी चीज़ें control होना start हो जाएगी, so what will happen is ultimately your lifespan will increase, your aging will reduce, and ultimately you can have a bigger and a longer and a healthy lifespan. So that is what is there. Once these things are achieved, ultimately what you will see is that physical fitness will give us a lot of relief. It will act like a reliever for us, not just mentally but physically also. We'll be more confident, we'll have a better body image. सो नॉट ओनली दिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिक्रिएशन में भी. दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रिएशन. अभी आजकल वी पीपल आर एट होम, सो वी पीपल मे बी फीलिंग very stressed out, burdened, bored at home. So the best way is to do physical fitness. Whether you do it in a form of a physical workout, you do it in a form of a recreational games with your kids, you just play some kind of indoor carom, indoor chess, you can go for playing, doing some fitness workouts with your kids. You can do yoga, which is very important, and it also helps you remove a lot of diseases. It keeps you physically fit, it keeps you mentally fit. So yoga, I always recommend it. Then there are various aspects of physical fitness. हम लोग फिजिकल वर्कआउट्स कर सकते हैं. फॉर अ हाउस वाइफ ये सिर्फ ये नहीं है कि यही सारे फिजिकल वर्कआउट्स होते हैं. एक हाउस होल्ड कोर करना, एक डेली वर्कआउट्स करना, घर के बेसिक काम, एक स्टेयरिंग करना, ये सब भी फिजिकल फिटनेस में आता है. मतलब इट्स देयर कि हम एक जगह पे नहीं बैठे हुए हैं, वी आर वर्किंग आउट. एंड जब हम उस वर्कआउट को थोड़ा एक लॉन्गर ड्यूरेशन में करते हैं, जो ड्यूरेशंस मैंने बताई हैं, डेली करते हैं, हम कुछ एक एक्टिविटी ऐसी चुनते हैं जो डेडिकेटेडली उस चीज़ की तरफ होती है. अभी तो हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन जब ये लॉकडाउन ओपन होगा, वील गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. सो आई विल इंसिस्ट दैट यू पीपल स्टार्ट गोइंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट. फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी नहीं बनाता है, वो हमें बहुत फिजिकली फिट भी करता है. आप कोई भी स्पोर्ट चुन सकते हैं. यू कैन गो फॉर बैडमिंटन, यू कैन गो फॉर क्रिकेट, यू कैन गो फॉर फुटबॉल. सो मेक श्योर कि आप अगर एक एडल्ट हैं तो आप 150 मिनट्स अ वीक आप कर रहे हैं. अगर आप एक चाइल्ड हैं तो आप 60 मिनट्स कर रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च, आई विल एडवाइज इवन द अडल्ट्स टू डू इट 60 मिनट्स पर डे, सिमिलर टू व्हाट किड्स डू. So they will help you relieve a lot of good hormones in the body, which will ultimately lead to a physical fit individual. So this is there about the importance of physical fitness. Okay, then हमारा next topic यहाँ पे आता है components of physical fitness. A very important topic. Do not confuse it with the health related fitness. That particular topic has different subtopics. I'll explain that as well. But right now we are talking about physical fitness. हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. देयर आर अ लॉट रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ विच हेल्प अस डेवलप सेवरल कॉम्पोनेंट्स. इसलिए मैं कहती हूँ दैट इट्स नॉट जस्ट अ हाउस होल्ड कोर विच विल हेल्प यू एनहांस इट. मतलब सिर्फ हाउस होल्ड कोर कर लिया सो इट इज़ नॉट कि हमारी फिजिकल फिटनेस हो गई. We also need to dedicate a time for doing a physical workout or doing yoga. So that also comes under this. Then there are first component which is there is strength. जब हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसी एबिलिटी है मसल की जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है. तो किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ आवर मसल्स टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस.
So there are two type which it overcomes, and there are dynamic strength and there is static strength. When we talk about the dynamic strength, we also called it as isotonic strength. When we call static strength, we also called it at isometric strength. लोग confuse होते हैं in terminologies में. Let me clear these terminologies as well. But make sure that you use the word dynamic strength and static strength. Do not use when you are writing the types isotonic or isometric, because in several books these terms are given, in the other books these terms are not given, so the examiner will get confused. So when you are writing the isotonic strength बेसिकली इसमें वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारी मसल्स को शॉर्टन करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल शॉर्टन अगेंस्ट अ कांस्टेंट लोड. कोई कांस्टेंट लोड हमें दिया जा रहा है, जैसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, हम कोई वेट उठा रहे हैं तो एक कांस्टेंट लोड है. आपने कभी रियलाइज करा होगा, इफ यू मस्ट हैव गॉन टू द मार्केट, यू हैव बाइड वेजिटेबल्स, यू आर कैरिंग दोज वेजिटेबल्स इन योर हैंड. सो एक कांस्टेंट लोड है जिसे हम लिफ्ट कर रहे हैं, और उसके लिए वी हैव मसल्स विच आर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड, विच आर बीइंग शॉर्टन. एंड इन फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स देयर आर वेट लिफ्टिंग विच इज देयर. सो वो एक आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है. आइसोटॉनिक स्ट्रेंथ है. देन इट इज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ वो एक्सरसाइजेज हैं जहाँ पे एक मसल अगेन या ग्रुप ऑफ मसल्स पे हम वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ the muscle doesn't noticeably change the length and the affected joint doesn't move. मतलब ऐसा कोई आपको मेजर नोटिसेबल चेंज नहीं दिखेगा लेंथ में, या जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा. जैसे आपने देखा होगा लोग प्लैंक करते हैं, साइड ब्रिजेस करते हैं, कई सारे योगा के पोजेज हैं, जैसे आपका चेयर पोज हो गया, ट्री पोज हो गया, ये सारे पोजेज हैं. सो बेसिकली यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है ग्रुप ऑफ मसल्स में, बट यहाँ पे वो नोटिसेबल नहीं है. हमें जॉइंट मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा हम वहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है ये चीज़ हम देख नहीं पा रहे हैं. सो दैट कम्स अंडर आइसोमेट्रिक. सो आइसोटोनिक में हमें दिख रहा है वहाँ मसल्स शॉर्टन हो रही है, वहाँ पे एक कांस्टेंट लोड अगेंस्ट कांस्टेंट लोड. आइसोमेट्रिक में हमें विजिबल नहीं है जो भी हमारा चेंज इन लेंथ ऑफ मसल है एंड अफेक्टेड जॉइंट है. So this is there for these two components. इनकी headings को समझना. So the next topic we are going to discuss in detail is dynamic strength. As we discussed, इसको हम isotonic strength भी बोलते हैं. इसके 3 subtypes हैं which is called as maximum strength, explosive strength and strength endurance. Let's discuss the first subtype which is called as maximum strength. दिस इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिल रही है उसके अगेंस्ट एक्ट करना, जैसे कि हम करते हैं हाई जंप में, हम करते हैं लॉन्ग जंप में. देर आर एक्सेलरेशन फेज इन ट्रैक एंड फील्ड जहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें करते हैं. आप शॉर्टपट कर रहे हैं, आप हैमर थ्रो कर रहे हैं, इस तरह के स्पोर्ट्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है. इसके अलावा द सेकेंड वन इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड. मतलब यहाँ हम रेजिस्टेंस को ओवरकम तो कर रहे हैं लेकिन विद हाई स्पीड. सो हियर ऑल्सो अगेन द एग्जाम्पल्स आर लाइक स्टार्ट इन स्पोर्ट फेजेस जो होती हैं आपकी ट्रैक एंड फील्ड में. आपकी जो स्प्रिंट की फेज होती है स्टार्टिंग में, स्प्रिंट स्टार्ट जिसे हम कहते हैं, वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. कभी भी आपने एथलीट्स को देखा होगा कि एथलीट्स जब स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, एकदम एक्सप्लोजिवली, जैसे कोई एक्सप्लोजन हुआ हो, तो वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाती है उनकी, जो स्प्रिंट स्टार्ट लेते हैं. इवन अगर आप हाई जंप की बात करें, जब वो जंप करने जाता है, जब वो लॉन्ग जंप कर रहा होता है, तो ये सारी कंडीशंस, या हैमर थ्रो है आपका, तो इन सब कंडीशंस में भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ काम करती है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही काम कर रही है, इवन योर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज वर्क. देयरफॉर वी ऑल्सो कॉल इट एज एक्सप्लोजिव पावर. So this is all about explosive strength. Then we have the third type which is called as strength endurance. Now it is the combination of strength and endurance abilities. Therefore we define it as ability to overcome resistance or to act against resistance under the condition of fatigue. Means that sometimes our body may be fatigued a lot. हम बहुत थके हुए होते हैं, तब भी जब वो कंडीशन ऑफ फटीग आती है, जब हम थक जाते हैं, उसके बाद भी जब हम उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, सो दैट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. क्योंकि एंड्योरेंस खुद में एक ऐसी एबिलिटी है विच इज वर्किंग अंडर फटीग, अगेंस्ट फटीग. लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, मैराथन रनर्स आपने देखे होंगे, एक पॉइंट उनकी लाइफ में ऐसा आता है जब दे फील कि दैट्स इट,
दे आर फटीग्ड अ लॉट, बट उसके बाद भी वो उस लिमिट को पुश करते हैं आगे, एंड देन दे अगेन गो फॉर इट, दे कंप्लीट दैट पर्टिकुलर रेस विच इज देयर. सो दैट इज देयर. सो दिस इज वेरी कॉमनली सीन इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट वेयर इट इज कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स. कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है कि हमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ना सिर्फ स्ट्रेंथ बट एंड्योरेंस एबिलिटीज बहुत मायने रखती हैं. सो दिस इज दी 3 types of dynamic strength. Now the other is a static strength, and we have already discussed it as with the perspective of isometric strength, where we talked about the chair pose, tree pose, we talked about the plank positions. So when we talk about the static strength, so it is the ability of muscles to act against resistance. In a very simple term, in a very layman language, which is there, it is measured through dynamometer. दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो इस तरह की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो स्टैटिक स्ट्रेंथ एक ऐसी एबिलिटी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस. इसको मेजर करने के लिए डायनामोमीटर होता है. इसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग का एग्जाम्पल डायनामिक में भी आता है और स्टैटिक में भी आता है. डिफरेंट फेजेस जो होती हैं आपकी वेट लिफ्टिंग की, वो भी स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंदर आती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ. The next component we have is speed. Speed sprinters में, cyclist में commonly used word है. ये क्या है actually? Actually this is the ability or capacity of individual to perform a movement of same pattern at faster rate. Mind it, ये एक same pattern है but at a faster rate. एट नॉर्मल पेस नहीं है, हम उसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करते हैं. लाइक जैसे एक स्प्रिंटर जब दौड़ता है, जो रनिंग मूवमेंट है, इट इज़ अगेन एंड अगेन रिपीटिंग टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर स्पीड, दैट एक्सेलरेशन. सो साइक्लिस्ट है, he is again and again repeating that particular movement. So these all kind of things are there. Speed को भी कुछ चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं. Those are fibers. Now 2 तरह के fibers होते हैं, एक होते हैं slow twitch fibers और एक होते हैं fast twitch fibers. हमने इनके बारे में कॉमनली सुना होगा एथलीट्स के बारे में जब हम डिस्कशन. स्लो ट्विच फाइबर्स जनरली हमारे रेड फाइबर्स होते हैं, जबकि फास्ट ट्विच फाइबर्स हमारे वाइट फाइबर्स होते हैं. बोथ ऑफ दीज फाइबर्स हमारे जेनेटिक उस पर बहुत डिपेंड करता है. ये हम वहाँ से बहुत ज़्यादा इनहेरिट करते हैं इन चीज़ों को, एंड इनका कलर इनके बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन पे जो जिस तरह का वर्कआउट हम इन पे डिपेंड करते हैं. जैसे जिसके भी स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा, उन लोगों का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जो स्लो ट्विच फाइबर कॉन्ट्रैक्शन है, वो बहुत स्लो होता है और वो बहुत, जैसे कि जिसे हम कहते हैं, लेस फोर्स प्रोड्यूस करता है. जबकि जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो उनका जनरेशन ऑफ फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है. जैसे कि स्लो ट्विच फाइबर्स है, वो लॉन्ग एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं. जैसे हमें रनिंग करनी है, हमें साइकिलिंग करनी है, तो वहाँ पे स्लो ट्विच फाइबर हमें बहुत हेल्प करता है. फास्ट ट्विच फाइबर्स हमें हेल्प करता है. एक लेमैन एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जब आप बस पकड़ते हैं, तो जब आप स्प्रिंट आउट करते हैं उस बस के लिए, तो वो क्या चीज़ हेल्प करती है? आपका फास्ट ट्विच फाइबर बहुत हेल्प करता है उसमें. हम कोई बॉल कैच कर रहे हैं, उसके लिए हम जंप कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, तो वो आपका फास्ट ट्विच फाइबर का वर्क है. सो इस तरह से फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में देयर आर अबंडेंस ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे फास्ट एंड स्लो ट्विच फाइबर डिसाइड करता है कि एथलीट किस तरह का स्पोर्ट चुनेगा. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एंड्योरेंस. नाउ एंड्योरेंस, very easy to remember the definition of this particular terminology is the ability to resist fatigue. And इसमें एक चीज़ बहुत important होती है, that it is usually measured by the number of repetitions what we are doing. इसमें we can give a layman example, like जब हम sit-ups करते हैं, तो जब हम 1 मिनट में जितने sit-ups करते हैं, so उसके थ्रू भी हमारी endurance नापी जा सकती है. इसके अलावा there are several other tests through which endurance can be measured. So when we talk about this endurance, there are 2 types of endurance. One is a short-term endurance and the other one is the long-term endurance. Now when we talk about the short-term endurance, as the word says, it is for the shortest durations
कोई भी एक्टिविटी विच इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन द मसल ग्लाइकोजन। तो जो भी वो एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी जो भी परफॉर्म की जाती है वो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस के अंडर आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर फ्यू एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, फ्यू स्पोर्ट्स सॉरी, लाइक स्विमिंग हो गया, हमारा स्कीइंग हो गया, हमारा क्रॉस कंट्री हो गई, रेसलिंग हो गई। सो दीज ऑल कम अंडर the short term endurance. The next is the long term endurance. जब हम long term endurance activities की बात करते हैं, so as the term itself suggests, so these activities are done for a longer duration. एंड इस तरह की एक्टिविटीज़ में थोड़ा स्पीड भी हमारी कम होती है और इंटेंसिटी भी हमारी स्लोअर होती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जनरली फॉर एग्जांपल जैसे हमारी नॉर्मल आपकी क्रॉस कंट्री रेसेस हो गई, आपकी रोड साइकिलिंग हो गई, these kind of activities come under this kind of long term endurance. यहाँ पे लंबे टाइम के लिए आपको endure करना है, you have to resist fatigue, वो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। और वही एक्टिविटी, क्योंकि देखो दोनों के केस में आपको फटीग रेजिस्ट करना है, एक आपको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करना है जैसे रेसलिंग, एक आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करना है जैसे साइकिलिंग या क्रॉस कंट्री और मैराथन। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ endurance which is there. Now next topic which is there is flexibility. So when we talk about flexibility, again flexibility is the range of movement of joint. अगर मैं ओपन कर रही हूँ, फ्लेक्शन कर रही हूँ, एक्सटेंशन कर रही हूँ, फ्लेक्शन कर रही हूँ, जो भी मूवमेंट कर रही हूँ, जो मूवमेंट अराउंड द जॉइंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट मैं कर पा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो। So passive flexibility generally is the ability to carry out movements to a greater distance with एक्सटर्नल हेल्प। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम जनरली उस तरह के मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम एक एक्सटर्नल हेल्प की हमें ज़रूरत होती है, मूवमेंट्स थोड़ा ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस पे होते हैं। आप जिमनास्ट के केस में आपने देखा होगा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ होता है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जब एथलीट्स को ट्रेन किया जाता है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बहुत यूज़ की जाती है जब हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। सो दिस एबिलिटी इज़ टू कैरी आउट मूवमेंट्स टू अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प है। सो दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। एक में हम हेल्प ले रहे हैं और एक में हम हेल्प नहीं ले रहे हैं। जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है ये दिस इज द फाउंडेशन ऑन विच यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर मुझे एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो मुझे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है दैट यू टर्न योर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इनटू एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू कैसे हमारी जो मसल स्ट्रेंथन होती हैं हमारे पैसिव एंड रेंज ऑफ मूवमेंट्स पे, जब हम पैसिवली उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं रेंज ऑफ मूवमेंट्स को, तो क्या होगा, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी अल्टीमेटली हमारी इंप्रूव होती है। सो विद पैसिव स्ट्रेचिंग क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग टू मच एंड यूजिंग your muscles but कीपिंग द मसल्स रिलैक्सड एज वेल। जब हम पैसिव स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो हमें थोड़ा कम एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें वहाँ पे एक्सटर्नल हेल्प मिल रही होती है और गोल होता है कि हम रेंज ऑफ मूवमेंट जो मोशन है उसको इंक्रीज करें विद द हेल्प ऑफ पैसिव स्ट्रेचिंग। देन जब हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम जनरली क्या होता है कि यहाँ पे मोबिलिटी और एक्टिव मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है देन इन कंपैरिजन टू दैट। यहाँ पे ये एक लार्जर रोल प्ले करती है इन गेटिंग इनटू डिफरेंट एंड मोर एडवांस पोजेज एंड एक्सरसाइजेज। जो योगा पोजेज होते हैं, जो जिम्नास्टिक पोजेज होते हैं, तो जैसे जैसे हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है वो ऑटोमेटिकली एनहांस होती है, हम डिफिकल्ट पोजेज ऑफ योगा भी कर पाते हैं। Then having active flexibility means that you have strength to maintain your integrity and stability in your joints। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर अगेन दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक आती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और एक आती है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड यू शुड ऑल्सो बी वेल अवेयर ऑफ दीज टू टर्म्स। There is a difference between a static and a dynamic flexibility। दोनों में काफ़ी अंतर है।
जो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी, जनरली यहाँ पे हम मसल्स को मूव करते हैं वाइल वी आर स्ट्रेचिंग देम, लेकिन जब हम स्टैटिक स्ट्रेचेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मसल्स को एक्सटेंड कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनलेस एंड अनटिल आई स्टार्ट फीलिंग द टेंशन ऑफ इट. सो स्टैटिक एंड डायनामिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. अदर देन दैट, स्टैटिक में जो भी होल्ड्स होते हैं वो हम थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करते हैं. जनरली एक 15 से 60 सेकेंड्स का होल्ड होता है. जैसे आप कह लीजिए स्विमिंग में जो डाइविंग पोजीशन होती है, जब हम लेटे हैं, जब हम बैठे हैं, कई तरह की जिम्नास्टिक पोजीशंस होती हैं जिसमें ये यूज़ होता है. इसके अलावा देयर इज़ योगा में पोजीशंस होती हैं लाइक कोबरा पोज. सो ये सब स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है. डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, जैसे कि आई मेंशन्ड इट अर्लियर ऑल्सो, इट इज़ टू मूव दैट मसल्स दैट बीइंग स्ट्रेच्ड. सो लाइक हम कार्टव्हील करते हैं, लाइक आपने बैलेट डांसर्स को देखा होगा. सो दीज ऑल कम्स अंडर द डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी अरीना. देन नॉट ओनली दिस, देर आर वेरियस स्पोर्ट्स वेयर दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर यूज्ड, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खुद में ही इट इज सेड टू बी अ रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. So that was about this topic, flexibility, a very important component. Then the last component comes in the this component section is coordinative abilities. So when we are talking about coordinative abilities, these abilities are relatively stabilized and generalized pattern of motor control and regulation process that enables a sport person to do a group of movement with better quality and effect. यानी ये उस तरह की एबिलिटीज़ हैं जो कि थोड़ा स्टेबलाइज होती हैं, और इसमें जो मोटर कंट्रोल है वो एक जर्नलाइज पैटर्न पे चलता है. रेगुलेशन प्रोसेस क्या करता है यहाँ पे, अनेबल करता है स्पोर्ट पर्सन को कि वो एक ग्रुप ऑफ मूवमेंट कर सके बेटर क्वालिटी और इफेक्ट के साथ. इसमें कई तरह की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ आती हैं. दीज आर नॉट इन योर कोर्स राइट नाउ इन ग्रेड 11. ग्रेड 12 में आप एलैबोरेटिवली इसके बारे में पढ़ेंगे, बट जस्ट हैव अ जिस्ट अबाउट इट. आपकी आती है बैलेंस एबिलिटी, आपकी आती है रिदम एबिलिटी, अडेप्टेशन एबिलिटी, डिफरेंशियल एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, योर कपलिंग एबिलिटी एंड रिएक्शन एबिलिटी. सो दीज आर द फ्यू टाइप्स विच कम्स अंडर द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. लेट्स रिकैप्चुलेट दी एंटायर थिंग. एक बारी पूरे तरीके से देख लें कि इसमें क्या है और क्या नहीं है. सो देर आर 5 components ऑफ फिजिकल फिटनेस: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. सो इनके मतलब हमने क्या पढ़े थे. स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस. स्पीड इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एट फास्टर रेट. एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटीग. Flexibility is the range of movement of joint. Coordinative ability is the ability or relatively stabilized and generalized pattern of motor control regulation process that enables a sport person to do a group of movement with better quality and effect. So these are the definitions which you should for sure remember for your exams. These are very, very important, and then you should know the subdivisions and elaborations of the rest. So after this we'll move on to the next topic which is there. Okay, so the next topic we have is wellness. Wellness is the ability of individual to lead a well balanced life. ये एक individual की वो ability है कि वो अपनी life को कितने balance तरीके से जी सकता है, अपनी body की optimal functioning के साथ he can creatively adapt to any kind of environment which he is in. He can be very healthy and free from diseases. So this is there. Then let's understand the importance of why we are reading this terminology. So the importance of this terminology is healthy active living. It will lead to an active member of the society. It will ultimately make that individual an asset to a particular society. It will help that individual to attain that optimal level of growth and development which is desired. And ultimately what will happen, he will lead a happy and well balanced life. So there are like the physical fitness, it also has a lot of components in it, or we can also call this as dimensions of wellness. कई books में dimensions की तरह given है, लेकिन CBSE के syllabus में this has been headed as the components of wellness. So जो पहला component आता है वो आता है physical wellness.
तो इस पहले वाले वेलनेस, फिजिकल वेलनेस में क्या है, फिजिकल वेलनेस में ज़्यादातर स्ट्रेस डालता है टू बी इन गुड शेप, to not to be very overweight, shredding off that extra weight which is there in your body, restoring that particular youthfulness, मतलब एजिंग को रीच नहीं करना, उसको रिस्टोर करना उस youthfulness को, वो एक फिजिकल वेलनेस एस्पेक्ट में आता है. अच्छा खाना, healthy eating, lots and lots of sleep, a good sleep, vigorous exercises करना, एंड हर चीज़ के प्रति एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखना. सो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर दिस. अगर एक इंडिविजुअल चाहता है, इफ अ इंडिविजुअल वांट्स टू अटेन दैट फिजिकल वेलनेस, दे शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, जॉगिंग, स्विमिंग. And if you want to attain a physical wellness, you should not be very constricted to your home. I know right now the scenario is such कि हम रूम्स के अंदर बंद हैं, हम घरों के अंदर बंद हैं. बट आई वुड सजेस्ट दैट एटलीस्ट जस्ट गो टू योर बालकनी, जस्ट गो फॉर फ्रेश एयर, so that you can be physically well. Participate in some kind of activities, whether you're indoor itself. There are a lot range of physical exercises, there are a lot range of yogic asanas which are there. Go for it. And so this is the first component of wellness. The second component of wellness is social wellness. इसमें एक बहुत प्यारा phrase आता है, a very good quotation, that first impression is the last impression. जो हमारा first impression किसी person को जाता है, वो उसके mind में बहुत longer duration तक रहता है. So always make sure when you are working on this component of of wellness, so always try that it should be positive, because whatever that first or the last impression is, it will have a lasting impression on that person. You will earn respect basis of that, you will make social relation based on that. So there are a lot of things. The person who is socially well is very social in his nature. He gets very easily adapted to the environment around him. आप देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, उनको आप सोशल गैदरिंग्स में देखेंगे, उन्हें आप नेबर्स के साथ देखेंगे कि वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं. दे हैव वेरी गुड टर्म्स विद पीपल एंड पीपल अराउंड देम एंड इवन देयर लव्ड वंस. सो दिस इज अ सोशल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलनेस. तो पहला था फिजिकल, दूसरा है सोशल, तीसरा है इमोशनल वेलनेस. येस, इफ अ पर्सन हैज़ टू बी wants to inculcate this component in him, emotional wellness, he or she has to be a lot emotionally stable. उस person को अपने emotions के ऊपर control करना आना चाहिए. He should know कब, कहाँ, कैसे हमें किस तरह से react करना है, किस तरह से हमारे emotions होने चाहिए. He should have a very very good control over his emotions. ही शुड अवॉइड ओवरलोड, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, किसी भी तरीके का डिप्रेशन. वो पर्सन, दैट पर्सन शुड बी अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. he or she should engage more and more in recreational activities, because recreational activities से क्या होता है, हमारा माइंड काम होता है, हम फिजिकली खुद को एनर्जाइज महसूस करते हैं. एंड इफ यू आर सच काइंड ऑफ अ पर्सन who has a lot of anger within you, who is very much stressed, so if you want to achieve that emotional wellness concept, so you should start going for techniques which help you to relax that anger, to manage that particular stress. And how this can be managed is, one way is again which is also an next component, called spiritual wellness. Now a person who is spiritually well, spiritually enlightened, will automatically have a lot of control over his emotions as well. So a spiritual wellness, he should start dedicating himself towards that. He should start meditating, he should start respecting different religion, dedicate his time for the Almighty. It will not only build his character but also his virtues. So over the period of time you will see a better person. Then comes the nutritional wellness. कहते हैं ना, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता. So if I am not if I don't have a good हेल्दी ईटिंग रिजीम, अगर मेरे पास एक अच्छा डाइट प्लान नहीं है, मैं एक हेल्दी डाइट नहीं लेती हूँ, सो मेरे वेलनेस कंसेप्ट विल ऑल गो इन ट्रैश. उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर मेरी एक न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो मीट नहीं हो रही हैं, उसके लिए मुझे एक हेल्दी फूड खाना होगा. मुझे जो जंक्स हैं, फैटी थिंग्स हैं, इनको रिड्यूस करना होगा, सो दैट आई हैव मोर पॉजिटिविटी इनसाइड. आई शुड अवॉइड ऑल काइंड ऑफ फ्राइड फूड्स विच आर देयर इन द मार्केट. लोगों को बहुत आदत होती है उन्हें कंज्यूम करने की, शुगरी फूड्स को कंज्यूम करने की बहुत आदत होती है. सो वी शुड स्टार्ट अवॉइडिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स.
So that is there in nutritional wellness. Then comes the financial wellness. We do say कि पैसा हर चीज़ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट येस टू अ सम एक्सटेंट अगर हम फाइनेंशियली वीक हैं, इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी फॉर इवन स्पेंडिंग ऑन आवर बेसिक नीड्स, सो इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट आवर माइंड एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल. सो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है एक फिजिकल वेलनेस कंसेप्ट का. अगर हमारे पास कम मनी होगा स्पेंड करने के लिए, अगर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में होंगे, हम बहुत ज़्यादा लोगों के लोन रीपे करने होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें मेंटल स्ट्रेस होगा, हम मेंटली इफेक्ट होंगे, तो क्या होगा, हम फिजिकली इम्पैक्ट होंगे. सो अल्टीमेटली इट इज़ देयर दैट अगर हमें ये फाइनेंशियल वेलनेस करनी है, सो वी शुड ऑल्सो स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ सेविंग्स एज वेल. वी शुड स्टार्ट ऑफरिंग फ्यू चैरिटीज़, वी शुड स्टार्ट डूइंग गुड टू अदर्स एज वेल. फाइनेंस अपने मैनेज करने हमें आने चाहिए. Then comes the intellectual wellness. Intellectual wellness basically होती है, it is the ability to take sound decision and think critically. मतलब किसी भी चीज़ के डिसीजन लेने से पहले हम उसके बारे में क्रिटिकली सोचें कि क्या सही है क्या गलत है. हमें डिसीजंस लेने आने चाहिए. हम इट ले स्ट्रेस, ये जो है ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, दिस ले स्ट्रेस ऑन मेंटल अलर्टनेस, कि हम कितने मेंटली अलर्ट हैं चीज़ों को लेके, हम कितने रिसेप्टिव हैं नए आइडियाज़ को लेके, कि कोई हमें नया आइडिया दे रहा है ऐसा तो नहीं हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम कितने रिसेप्टिव हैं. और नॉट ओनली दिस, कितने क्रिएटिव हैं, कितने क्यूरियस हैं इस वर्ल्ड में चीज़ों के लिए जानने के लिए, एंड कितना हम न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, हम लेते हैं उसको इफेक्टिव मैनर में अपनी, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो सोशल लेवल पे हो, और अपने डेवलपमेंट के लिए उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं, एरिया को, अपनी जो भी करंट नॉलेज है उसको अपडेट करते रहते हैं. सो दैट ऑल कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल वेलनेस. Then comes the environmental wellness. Environmental wellness is very important. Basically is wellness is an awareness of the state of earth, जो earth हमारे around है, and the effect that physical environment has on our particular एक्टिविटीज़, हमारी हैबिट्स पे, हमारे ऊपर, हमारे जो भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, ये अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए. अगर हम इन्वायरमेंटल वेलनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें खुद से स्टेप्स लेने पड़ेंगे. यू सी पीपल सेइंग दैट नो टू पॉल्यूशंस, कि इतना पॉल्यूशन लेवल हाई है, ये है, हम इतना वी मिस यूज थिंग्स, दैट things have started getting polluted. It's not just about those pollution, even the noise pollution has increased. But since you see अभी कोविड पीरियड में you see कि हमारी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, जो इस टाइम पे नवंबर दिसंबर टाइम पे यूजुअली ये वाला जो पीरियड था, नवंबर दिसंबर का पीरियड था, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती थी, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की. सो अभी क्या है, जब ये कोविड सिचुएशन हुई, चीज़ें एवरीथिंग हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, उतना पॉल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में नहीं जा रहे हैं, तो मोर एंड मोर क्या हो रहा है कि हमारी इन्वायरमेंटल वेलनेस भी बढ़ रही है, एंड एवरी पर्सन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट. इट्स नॉट जस्ट कि ओनली आवर कंट्री, the whole world is contributing to the environmental wellness right now. So we can be a person who contributes to that wellness. एक ट्री हमने प्लांट कर दिया, that comes under wellness. हम रिसाइकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स को रीयूज़ करने के तरीके ढूंढ रहे हैं. So these all comes under the component of wellness. So next topic we are going to discuss is lifestyle. We read about physical fitness, wellness, हमने उनके बारे में पढ़ा, टर्म्स के बारे में. Now we are going to discuss about the term lifestyle. Now lifestyle may be a person's set of attitude, वो जिस तरीके से देखता है, उसका एक attitude जो है, उसकी जो habits हैं, habits of possession of which is particularly related with a particular person or a group, वो जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करता है, उसका एक स्टाइल ऑफ लिविंग जो है अकॉर्डिंग टू अ पर्सन्स एटीट्यूड और वैल्यूज़, उसकी ग्रुप वैल्यूज़ क्या हैं. A lifestyle largely depends upon, if you must have traveled the world, you must know that every people have their own ethnicity, they have their own ways of living life. If you meet a person from northeast, you meet a person from south, you meet a person from north, you meet a person from Uttarakhand, from north. So everybody has a different way they live. It also depends upon their strata. A person may be from a very low income group, may have a different kind of lifestyle and a set of attitude. A person from a middle income group may have different. A person from an elite class or elite class we call it, may have a different way of living. मतलब it depends कि वो किस स्टार्टा पे है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, किस एथनिसिटी को बिलोंग करता है, उससे बहुत हद तक एक इंसान का लाइफस्टाइल डिसाइड होता है.
देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये टॉपिक कुछ बुक्स में गिवन है और कुछ बुक्स में नहीं गिवन है, बट आई फाउंड इट यूजफुल टू बी डिस्कस्ड एज इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक हेल्थी और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल अगर हम इनकलकेट करते हैं जिसमें फ्लॉज थोड़े से कम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा अल्टीमेटली अगर मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी है, मेरा रहने का जीने का ढंग अच्छा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी. इट विल इंक्रीज माई फिजिकल फिटनेस. देन इट विल गिव मी बेटर posture, because if I have a good lifestyle, I will not have a bad posture. Like for example, a person who doesn't have a proper study table to study, or a proper things or furniture required to study, may over a period of time may develop a postural defect. So a poor posture may lead to ultimately his health being affected. So if a person has a good lifestyle, a healthy and a positive lifestyle, maybe he may not have those kind of postural issues or deformities. Then if you have a very good lifestyle you are living, you have a very good well-being, you are physically fit, then it reduces your health problem, it increases your energy level, it gives you a immense amount of positive energy, and you are you will become a person imbibed with the positive energy. When you become a person imbibed with positive energy, what will happen? Your depression will reduce, your self-confidence will increase, you will have a very positive body image about your own self, you will start managing stress and tension, you will start preventing various kind of diseases. So ये सारी चीज़ें हैं, हम diseases prevent करते हैं, हमें वो depression stress से बचाता है, हमारी एक बहुत, हमें खुद में एक बहुत confidence और एक positive body image दिलाता है. So this is there is the importance of a positive and a healthy lifestyle. The most important topic now is the components of health related fitness. Okay, so there is a difference between the components of physical fitness, and this is health related fitness. So please do not get confused between both, as both have 5 components, but the components are different. So the first component we will be seeing here is the cardiovascular endurance. The cardiovascular endurance, we also call it as cardiorespiratory endurance. Now, this is a physical ability of an individual to indulge in aerobic exercises for a prolonged period of time. मतलब aerobic exercises क्या होती हैं, जो with oxygen की presence में होती हैं. तो ये ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी फिजिकल एबिलिटी है इंडिविजुअल की कि वो किसी भी तरीके की एरोबिक एक्सरसाइज को एक लंबे टाइम तक कर सकता है. ये एक ऐसी एबिलिटी है उसके हार्ट की, लंग्स की, उसकी ब्लड वेसल्स की, दैट दोज हार्ट, लंग, ब्लड वेसल कैन सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स to the working muscles, and it is the ability of the muscles to allow sustained exercise. Means ना सिर्फ ये कि उसकी हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं वर्किंग मसल को, बट इट इज़ ऑल्सो द एबिलिटी कि वो मसल्स उस एक्टिविटी को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन कर पा रही है. इसमें एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं स्विमिंग, हम देखते हैं स्लो रनिंग, हम देखते हैं स्किपिंग विद जंप रोप, जो आपने क्वाइट ऑफन देखा होगा, कई गर्ल्स जंप रोप से करती हैं. आजकल फिटनेस एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा जंप रोप का यूज़ कर रहे हैं. देन देर आर सेवरल अदर एरोबिक एक्सरसाइजेज लाइक दिस. Next is the muscular strength. Muscular strength is the amount of force a muscle can exert against resistance. मतलब कोई भी resistance है, जैसे बेंच प्रेस है, बेंच प्रेस में resistance मिल रही है, हमारी मसल उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगा रही है उसको हम muscular strength कहते हैं. Basically this force which we are applying against resistance, this should be a duration of 0 to 15 seconds. So ये 0 से 15 seconds से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. This is measured in pounds and dynes. इनका measurement का एक तरीका है. मस्कुलर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स पे भी, कि कितने ज़्यादा हम और कितने अच्छे से कर सकते हैं. If you remember, we read it before. If not, then please go. I will add a timestamp for that as well. Please make sure you see what the difference between slow twitch and fast twitch fibers are. Fast twitch fibers are also called as wide fibers. Here the example will be, as I have already mentioned, the bench press, lifting weight, even when you are climbing stairs, even when you are doing squats. So all these kind of activities come under muscular strength. Next we have is muscular endurance. So it is the ability of a muscle or a group of muscles to perform repeated muscular contractions against resistance for an extended or longer period of time.
It is associated with the muscle's ability to continue to perform activities without fatigue. तो अगर हम मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करें तो ये मसल या जो ग्रुप ऑफ मसल हैं जो एक रिपीटेड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक सपोज हम साइकिलिंग ले लें कि साइकिलिंग हम कर रहे हैं, हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो हम जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं एक लंबी ड्यूरेशन के लिए, तो उस एबिलिटी को हम मस्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं. ये बेसिकली ये वो एक्टिविटी है जब हम ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट फटीग. मतलब एक कंडीशन आती है फटीग की, बट जब हम उसको ओवरकम करके वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग दैट मूवमेंट, दैट कम्स अंडर मस्कुलर स्ट्रेंथ, सॉरी मस्कुलर एंड्योरेंस. देन यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हमें स्लो ट्विच फाइबर्स की ज़रूरत होती है. एज वी रेड, स्लो ट्विच फाइबर्स स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड दीज आर रिक्वायर्ड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेड फाइबर्स. So these activities should be done for a duration of say 15 to 20 minutes. इससे ज़्यादा नहीं. So there can be treadmill running in this, there can be walking, there can be cycling, there can be dancing. So these kind of activities are there. Next we have is flexibility, which is also called as range of movement of joint. Now flexibility is affected, बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है. अगर हमें कोई डिजीज़ हो गया है, अगर मस्कुलर लेंथ लाइक लोगों की इक्वल नहीं होती, या कोई डिफॉर्मिटी है, कोई जॉइंट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, या कई सारे प्रॉब्लम है जॉइंट स्ट्रक्चर में, जैसे टाइट जॉइंट होते हैं कुछ लोगों के, तो वो उसे प्रिवेंट करेगा कि वो स्मूथ और एफिशिएंट मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा. सपोज आपके पास जिमनास्ट्स होते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है उनको वापस उस रेंज ऑफ मूवमेंट में आने के लिए, क्योंकि वो एरिया ऑफ जॉइंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. सो अगर हमारे पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्या होगा, एक तो हमें इंजरीज कम होंगी, हमारा पॉस्चर इंप्रूव होगा, हमें बैक पेन थोड़ा कम होगा जो आजकल का बहुत कॉमन लोग इसको कंप्लेन लाते हैं, सो वो रिड्यूस होगा कहीं ना कहीं. हमारे हेल्दी जॉइंट्स होंगे, बैलेंस इम्प्रूव होगा, हम कई तरह की स्किल सीख सकते हैं अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो. एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू. हमने पढ़ा था कि कैसे हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी से एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, कि पैसिव जहाँ पे हम विद हेल्प जा रहे हैं और विदाउट हेल्प हम फिर उन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. योग इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये हमारे खुद के इंडियन कल्चर का है. इसको मॉडर्न कल्चर वेस्टर्नाइज किया गया एंड देन अगेन फिर हम इसे अपने कल्चर में इम्बाइब कर रहे हैं. योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योग में कई तरह के आसन्स हैं, प्राणायाम्स हैं. यू विल बी स्टडिंग दैट इन द नेक्स्ट योग चैप्टर. इट इज़ अगेन वेरी बेनिफिशियल. हम लोग जिम के पीछे भागते हैं, वर्कआउट्स के पीछे भागते हैं, जबकि हमारे खुद के इंडियन कल्चर में एक ऐसा फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी आप कह लीजिए है कि जो हमारी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को मेंटेन करने में बहुत बेनिफिशियल होता है. Then next we have is body composition. Body composition क्या होता है? This is the percentage of body lean body mass. That is lean body mass में क्या क्या आता है? What all comes? Bone, tendons, muscle, water, ligament, organ, etc. ये सब in comparison to body fat comes under the body composition. और ये percentage जो होती है, इसकी percentage person to person vary करती है. Like एक ideal जो हम मेल्स में मानते हैं या मेन में कहते हैं वो 15 to 18% है, फीमेल में 20 to 25% है. हमेशा फीमेल में आप देखोगे एक फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, बिकॉज उन्हें लेटर लाइफ में एक मदरहुड जर्नी से जाना होता है, जिसके लिए वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट बहुत ज़रूरी होता है. देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें, एक बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन करें, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट बहुत अच्छी हो, ऑप्टिमल हो, हेल्दी हो. क्योंकि अगर ये पुअर होगी तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होंगे. हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम बॉडी कॉम्पोजिशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी फैट मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, जॉइंट्स पे जोर पड़ेगा, हमारी मसल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बोन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे. हमारी हो सकता है मसल अंडर डेवलप हो जाए, हो सकता है ओवर डेवलप हो जाए. एक्सेसिव बॉडी वेट की वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते ही हैं हमारी बॉडी में. हम एक नेगेटिव सेल्फ इमेज हमारी होती है. इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा
एक नेगेटिव सेल्फ इमेज को फॉलो करने लगते हैं, हमें हमारी एक नेगेटिव बॉडी इमेज अपने बारे में होने लगती है. वी स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ डिप्रेस्ड, अ स्ट्रेस. सो दिस ऑल कैन बी ओवरकम इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? कि अगर हम इसके लिए जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस स्लो रनिंग पे जा रहे हैं, कुछ नहीं है तो आप अपने घर पे आजकल यू कैन क्लाइंब स्टेयर्स, यू कैन और जब चीज़ें ओपन अप हो जाएंगी तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज वेल. सो अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज में, एक्टिविटीज़ में खुद को अगर हमने एंगेज कर रखा है तो ना सिर्फ ये हमारी एक फिजिकल फिटनेस बनाता है, ये हमें वेलनेस की तरफ भी ले जाता है, और साथ ही साथ दिस ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन दैट लाइफ स्टाइल, अ life that we want to live, a positive life imbibed with a lots and lots of positive energy in it. So that was all the notes about the unit 3. Purposely I keep showing you slides and I keep the slides over there with all the content so that आप notes उतार सको. You can jot down these notes in your registers or copy and you can make a solid note copy of your physical education notebook, so that during the exam you can refer it back. So there are now a few set of multiple questions which are there. I have scrolled it through few books and internet, and we'll try solving the 1 marker MCQ, and for the 3 marker and 5 marker I'll tell you in brief there. So let's begin. Let's begin with the MCQ. Now each question will be having 4 options to it. You will have to select any one out of it. The first question is, what is the capacity of an individual to carry out his or her routine work without any fatigue or exertion, and still reserve the energy to meet any emergency, known as wellness, lifestyle, physical fitness, or deep mental fitness? The answer to this is physical fitness. What is the way of living of an individual, family, and society which manifested in coping with their physical, social, psychological, and economic environment, known as A. Lifestyle, B. Physical fitness, C. Wellness, D. None of the above? And the answer is yes, lifestyle. What is the primary cause of lifestyle diseases such as high blood pressure, diabetes, heart attack? Poor eating habits, lack of exercise, sedentary lifestyle, or all of the above? And the answer to this is all of the above. Then the next is, which type of strength is used in pushing the wall? Maximum strength, isotonic strength, isometric strength, or strength endurance? And the answer to this is isometric strength. Let's move on to the next set of questions which are there. So what is the ability of an individual to overcome resistance under the condition of fatigue? Maximum strength, B. Explosive strength, C. Strength endurance, or dynamic strength? The answer to this is C. Strength endurance. What is the ability to perform same pattern of movement at faster rate? A. Speed, B. Endurance, C. Strength, D. Flexibility? A. Speed. What is the time taken to perform an action as quick as possible to a signal known as A. Movement time, B. Locomotor ability, C. Reaction time, D. Acceleration? The answer is C. Reaction time. What is the maximum range of movement possible at a joint known as? Yes, answer is flexibility. Which ability is improved by using high velocity training for short intervals? Endurance, B. Speed, C. Coordination, D. Flexibility? So it is speed. 11th, what is the ability of muscles and brain to work together without any unwanted movements? A. Static flexibility, B. Dynamic flexibility, C. Passive flexibility, and D. Coordinative ability? Answer D. Coordinative ability.
Which out of the following is not a component of health related fitness? Remember, I told you do not get confused between physical fitness and health related fitness. So let's answer this. A. Cardiorespiratory endurance. B. Body composition. C. Coordination. D. Muscular strength. And I'm saying it is not a component of health related fitness. The answer to this is C. Coordination. So that was all about the 1 marker questions which were there. Then we have, I will just show you a 3 marker question, as I again and again repeat in each of my video series that the short answer questions word limit should be from 80 to 100 words. So it should not go minimum till that. So there are these set of questions, you can jot it down, I will add the timestamp for this in the comment in the description box below. You can revisit it and then try copying it down. These are just a few questions which are given in the book. And then we have I have given you few 5 marker questions which are very important. So I have only selected a few important questions which are there. For 3 marker the word limit is 80 to 100 words. For a 5 marker the word limit will be 150 to 200 words. So do remember these word limit. This is very important for you while attempting the answers, क्योंकि आधा तो हमारा MCQ होता है. Like first 11 questions are MCQ. उसके बाद के सारे questions we have short answer, long answer question. टोटल पेपर जो पीई का होता है या फिजिकल एजुकेशन का होता है वो 70 मार्क्स का होता है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3. I hope you don't have any doubts. In case you have any doubts or you need any help with regard to the content in the video, or you want to ask any questions from me, you can post it in the comment section below. I would be more than happy to revert back to it. So stay tuned. Next video will be uploaded soon. Stay fit, stay home, and keep visiting my YouTube channel again and again. Do like, share and subscribe. Thank you so much.